आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है इंसेंटिव कैलकुलेशन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूजिंग एक्सेल वीबीए। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर गाइस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज रिटेंशन के लिए इंसेंटिव कैलकुलेशन किया जाता है सो दैट कि उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन लोगों को इंसेंटिव दिया जा सके। अब ये परफॉर्मेंस किस तरीके की हो सकती है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है। एग्जांपल को देखते हैं गाइस। यहाँ पर मेरे पास एक ये रॉ डेटा करके शीट है। इस रॉ डेटा वाली शीट में मेरे पास दो तरीके की टेबल है। पहली टेबल जो है वो प्रोडक्टिविटी शो कर रही है और दूसरी जो टेबल है वो इनकी क्वालिटी शो कर रही है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं। तो पहली टेबल के अंदर हमारा डे वाइज डेटा है जो कि 1/1/2020 से लेके 31/1/2020 तक की है। और वहीं पर ही अगर आप इस क्वालिटी स्कोर की बात करें तो क्वालिटी स्कोर इनको वीक वाइज असाइन किया गया है, मतलब दिया गया है। जो भी प्रोडक्टिविटी इन लोगों ने एक वीक के अंदर जनरेट की है तो वीक वाइज उनकी प्रोडक्टिविटी को ऑडिट करके ये जो क्वालिटी स्कोर है, ये क्वालिटी स्कोर इन लोगों को आफ्टर ऑडिट दिया गया है। तो इसके बेसिस पर ही मैं इंसेंटिव कैलकुलेट करूंगा गाइस। तो इंसेंटिव कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर दो तरीके की शीटें बनाई है। दोनों का अगर आप नाम देखें तो सेम ही आपको नजर आएगा, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो पहली जो मेरी ये वाली शीट है, इस शीट के अंदर मैं आपको एक्सेल में करके दिखाऊंगा इस चीज को मैनुअली, एंड देन ये वाली जो दूसरी शीट है इसी को हम वीबीए में करेंगे सो दैट कि जितने भी व्यूअर्स वीबीए में इस चीज को करने में इंटरेस्टेड है उनको एक आइडिया लग सके कि इस चीज को किस तरीके से किया जाएगा, और एक्सेल में भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इंसेंटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां तक कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करी जाए तो गाइस यहाँ पर कुछ मेरे पास इंसेंटिव मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पर ही इनकी मतलब कि जो इंसेंटिव है इनका इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इनमें से अपनी प्रोडक्टिविटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 रख पाता है और उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 95% से 100 के बीच में रहता है, तो उसको जो रेटिंग दी जाएगी वो 5 की होगी। रिमार्क्स उसका एक्सीलेंट होगा और उसको अमाउंट जो डिसबर्स किया जाएगा वो 5000 का होगा। सेम अगर वो 280 से और 300 के बीच में रहता है और 90% से लेके 100 के बीच में रहता है तो उस केस के अंदर उसको 4 की रेटिंग, रिमार्क्स गुड और अमाउंट उसको 4000 का दिया जाएगा। और यहाँ पर 230 और 280 के बीच में और 85 से 100 के बीच में रहता है तो 3 की रेटिंग, एवरेज परफॉर्मर, एंड देन रेटिंग जो दी जाएगी वो 3 की दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी ने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि 230 तो आप लोगों को मीट करना ही करना है। 230 से अगर कम रहता है तो उस केस के अंदर आपकी क्वालिटी चाहे जो मर्जी हो, आपको रेटिंग 2 की ही दी जाएगी और आपको जो रिमार्क्स दिया जाएगा वो पुअर का ही दिया जाएगा एंड नो अमाउंट विल बी गिवन टू यू। तो ये इन मैट्रिक्स के बेसिस पर गाइस मुझे अपना ये जो इंसेंटिव है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी कि ये किस तरीके से होगा। तो बिफोर आई मूव ऑन, यहाँ पर मैं अपनी रिपोर्ट को थोड़ी सी इंटरेक्टिव और अच्छी दिखाने के लिए कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा। तो गाइस इस काम को कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो हियर एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड कि ये वाली टेबल और ये वाली दोनों टेबल में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, तो जस्ट इन दोनों को ही एक ही बना लेते हैं। तो ठीक है गाइस, इस टेबल को मैं यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है इसको भी कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ एंड देन वी विल सी इनके बेसिस पर हमने अपना काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वालिटी के हिसाब से मतलब जो एक्सेल है, एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट की है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर मैनेज रूल में जाके न्यू रूल एंड देन ये जो मेरा पहला ऑप्शन है इसी के अंदर ही इस फॉर्मेट स्टाइल के अंदर आके डेटा बार चूज करूंगा। इन डेटा बार्स के अंदर आके सॉलिड फिल को ग्रेडियंट एंड देन कलर जो है इस कलर को मैं थोड़ा सा ऐसा देता हूँ सो दैट कि हमारा जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरीके का नजर आए डेटा बार का।
ओके एंड देन ओके। एंड देन क्वालिटी की बात करी जाए तो इस क्वालिटी को मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आके कुछ इस तरीके से दे देते हैं सो दैट कि ये कुछ ऐसा नजर आए इसके अंदर। और अगर रेटिंग की बात करी जाए तो चलिए क्वालिटी और इसके अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग रखते हैं, और बाकी ये जो होगा इनको हम बाद में देख लेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए तो प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी मुझे कंसोलिडेटेड आके लेके आनी है कि थ्रू आउट दी मंथ इस बंदे ने टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी जनरेट की और उसका एवरेज क्वालिटी स्कोर क्या रहा थ्रू आउट दी मंथ। तो अगर मुझे प्रोडक्टिविटी को कंसोलिडेटेड वे में उठा के लेके आना है तो यहाँ पर मैं सम इफ फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्राइटेरिया सिर्फ ये नेम्स है। तो आई विल अप्लाई इक्वल टू का साइन, देन सम इफ। अगर आप इसके सिंटैक्स की ओर ध्यान दें तो सिंटैक्स बोलता है रेंज, देन क्राइटेरिया एंड देन सम की रेंज। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये जो नेम्स हैं ये मुझे अपनी रॉ डेटा वाली शीट के अंदर इस सीसी कॉलम में मिलेंगे, क्योंकि सारे नेम मेरे यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया। देन आई विल अगेन गो टू माई इंसेंटिव कैलकुलेशन वाली शीट में, एंड हियर माई क्राइटेरिया इज रामभद्र, ये जो पहली A2 की वैल्यू है। एंड देन आई विल अगेन गो टू रॉ डेटा वाली शीट में, क्योंकि सम, ये जो सम इफ का जो फॉर्मूला है मुझसे सम की रेंज पूछ रहा है, तो सम की रेंज होगी मेरी ये पूरी डी कॉलम। नाउ इफ आई हिट एंटर तो देखिए 261 की जो प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर उठ के आ गई है। तो नाउ आई कैन सिंपली ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन। तो अगर आप इस डेटा बार की तरफ अगर ध्यान देंगे तो ये डेटा बार उसी हिसाब से है। यहाँ पर एक ही एम्प्लॉई कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इनको जस्ट मूव देम आउट। चलिए जी, अब बात करते हैं इस क्वालिटी स्कोर की। तो क्वालिटी स्कोर की अगर बात करी जाए तो रॉ डेटा वाली शीट में आके यहाँ पर आके चेक करते हैं। तो गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी स्कोर है ये परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है, और परसेंटेज का कभी भी सम नहीं होता गाइस, ये एवरेज ही होगा। तो इसके लिए हम फिर से अपनी इस वाली शीट में आते हैं और यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एवरेज इफ का। तो एवरेज इफ के अगर फॉर्मूले की अगर आप बात करते हैं तो एवरेज इफ का फॉर्मूला भी सेम ही होता है सम इफ की तरह ही। रेंज क्राइटेरिया, बस यहाँ पर वहां पर सम की रेंज होती है सम इफ वाले फॉर्मूले में, और इसके अंदर एवरेज की रेंज होती है। तो सेम आई विल बी डूइंग हियर। आई विल गो टू रॉ डेटा वाली शीट, देन जीजी मेरी रेंज हो जाएगी। इसका जो क्राइटेरिया होगा मेरी इस कैलकुलेशन वाली शीट में रामभद्र जहां पर लिखा होता है A2, एंड देन रॉ डेटा वाली शीट के अंदर ये क्वालिटी स्कोर HH कॉलम। तो ये पूरा देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए इसका क्वालिटी स्कोर क्या है। एज सुन एज यू विल ड्रैग दिस फॉर्मूला तो ये इसी हिसाब से अपना इसने कलर चेंज कर लिया। तो ये इनका कंसोलिडेटेड पूरे महीने का एवरेज क्वालिटी स्कोर है। अब गाइस ये दो चीजें मैं निकाल के लिए आया हूँ, तो इनके बेसिस पर मुझे ये रेटिंग वगैरह निकालनी है इनकी, जो भी प्रोडक्टिविटी रेटिंग वगैरह है यहाँ पर। तो जैसा कि ये सिनेरियो है, सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ये इफ की ही कंडीशन है, और जो इफ की कंडीशन है इफ के थ्रू ही हम इस चीज को निकाल पाएंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर मेरे पैरामीटर्स काफी सारे हैं और इन सारे पैरामीटर्स को मीट होना ही होना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इफ के साथ एंड फंक्शन का यूज करना होगा। क्योंकि जो इफ के अगर मैं और का यूज करता हूँ यहाँ या नेस्टेड इफ का यूज करता हूँ तो ये क्या काम करते हैं कि इनमें से कोई सा भी एक क्राइटेरिया भी मीट कर रहा होता है तो ये जो फॉर्मूला होता है अपना आउटपुट देता है वहां पर। लेकिन जो एंड का फंक्शन होता है, एंड फंक्शन ये बोलता है कि जितने भी क्राइटेरियाज आप इसके अंदर दे रहे हो तो सारे के सारे मीट होने ही चाहिए, तब जाके आपका आउटपुट आएगा। तो इसलिए गाइस यहाँ पर इफ और एंड फंक्शन का ही यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैं इसी चीज को ही यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोला इक्वल टू इफ एंड देन एंड। तो अब जो मेरे पास सिंटैक्स आया है, सिंटैक्स बोलता है लॉजिकल वन। लॉजिकल वन अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो यहाँ पर मेरी जो प्रोडक्टिविटी है पहला जो पैरामीटर है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 की बात करी जाए तो ये मुझे अपनी इस प्रोडक्टिव वाली शीट में ही, मतलब जो कॉलम है इसी में मिलेगा। तो मैंने बोला क्या ये जो B2 की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 है, देन ये पूछता है लॉजिकल टू। तो लॉजिकल टू में गाइस मेरे दो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने इसको फिर C2 का रेफरेंस दिया
और C2 में मैंने इसको बोला क्या ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% है। फिर से C2 का रेफरेंस दीजिए और इससे बोलिए क्या ये जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 100% है। अगर ये तीन क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उस केस के अंदर इसको जो रेटिंग दी जाएगी वो 5 की रेटिंग दी जाएगी। अब अगले पैरामीटर की तरफ फॉलो करते हैं। तो अगला पैरामीटर मेरा ये है, तो इसके अंदर मैंने फिर से इस फॉर्मूले को पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक की, एंड देन यहाँ पेस्ट करके यहाँ पर मेरा एक पैरामीटर और बढ़ा हुआ है इस प्रोडक्टिविटी को लेके जो लेस देन 300 है। तो यहाँ पर मैं इसको ये बोलूंगा कि क्या ये जो B2 की वैल्यू है मेरी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 280 है इसके अकॉर्डिंग, और क्या इसी को ही कॉपी करके इसके आगे पेस्ट करूंगा यहाँ पर, और इसको बोलूंगा कि क्या ये जो वैल्यू है ये लेस देन 300 है। एंड देन क्वालिटी स्कोर की बात करी जाए तो क्या ये 90% है या लेस देन और इक्वल टू 100% है। अगर ऐसा है तो 4 की इसकी जो रेटिंग होनी चाहिए। एंड देन लास्टली इसके बाद अगला, तो इसको फिर से कॉपी किया सारे को, इसको यहाँ आगे पेस्ट कर दिया गाइस, और यहाँ पर इनकी प्रोडक्टिविटी चेंज कर दी लाइक ये नीचे वाले के अकॉर्डिंग। क्या है जो वैल्यू है 230 है, मतलब लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू, और या फिर 280 से कम है। और यहाँ पर ये क्वालिटी स्कोर क्या 85% है या ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 100% है, तो इसको 3 की रेटिंग दी जाएगी। और लास्टली ये वाला जो पैरामीटर है गाइस ये फॉल्स का पैरामीटर है, क्योंकि इसके अंदर हमने आगे को देना है, तो सीधा सीधा इसको बोल दीजिए, नहीं तो रेटिंग आए 2, कहानी खत्म। तो जैसे ही आप इसमें 3 पैरेंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर मेरी 3 बार इफ की कंडीशन लगी है तो मैंने 3 टाइम्स अपने पैरेंथेसिस को क्लोज किया। नाउ जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो देखिए इसने इसको रेटिंग दे दी है 3 की। अब आप इस फॉर्मूले को नीचे तक भी ड्रैग कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ मैं इस तरीके से, तो इसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे रेटिंग्स दे दी हैं। तो इसको भी पूरा सिलेक्ट करके इसके अंदर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं गाइस। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं इसको सेम यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जो भी मेरी वैल्यू है इस सेकंड वाले इसके अंदर मैंने बोला कि अगर ये इक्वल टू 5 है तो उस केस के अंदर इसको जो कलर जो असाइन होना चाहिए वो इस तरीके से ग्रीन में इसको दे देंगे। ओके, नेक्स्ट रूल पे आइए। अगर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अगर सेल की वैल्यू अगर इक्वल टू 4 है तो 4 के केस में गाइस इसको कोई और कलर देते हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया। ओके, देन फिर इसके बाद अगले रूल के अंदर भी सेम यही कर लेते हैं। मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है अगर ये इक्वल टू 3 होती है तो 3 के केस में ये इसको इस तरीके से ये एम्बर पीला सा कलर देगा। ओके, एंड लास्ट रूल लगाते हैं। लास्ट रूल के अंदर मैंने इसको ले जाके ये बोल दिया कि अगर जो सेल की वैल्यू है लेस देन अगर 3 लेस देन लगा के इक्वल टू ही लगा लेते हैं, मतलब इक्वल टू 2 होती है, इक्वल टू 2, तो उस केस के अंदर इसको ये इस तरीके से ऑरेंज या फिर इसको सीधा रेड में ही हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसका कलर होगा रेड और इसका फॉन्ट का कलर व्हाइट। तो जो भी इसके अंदर प्रीव्यू होगा वो प्रीव्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो इसको जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी लग गई है। 4 में एक ही बंदा फॉल कर रहा है, बाकी 5 में मेरे 2 बंदे फॉल कर रहे हैं। तो जितने भी ज्यादातर जो बंदे हैं वो 3 में फॉल कर रहे हैं, यानी कि दे आर एवरेज। ठीक है गाइस, चलिए जी, अब बात आती है इंसेंटिव की कि इंसेंटिव का अमाउंट किस तरीके से होगा। तो इंसेंटिव अमाउंट के लिए सीधा सीधा यहाँ पर सीधी सीधी इफ की ही कंडीशन है। तो मैंने इसको बोला कि इफ ये वाली जो वैल्यू है ये अगर ग्रेटर देन या फिर ये इक्वल टू 5 है तो उस केस के अंदर इसको ये जो इंसेंटिव अमाउंट देगा वो 5000 का देगा। अगर यही वैल्यू अगर इक्वल टू 4 है तो उस केस के अंदर ये इसको 4000 देगा। देन सेम अगर ये जो वैल्यू है ये अगर आप
कि 3 होती है 2 की वैल्यू, ये इक्वल टू 3 होती है तो ये इसको 3000 का अमाउंट देगा, और नहीं तो 0 देगा लास्ट में। ये इफ की थोड़ा हम इसमें कंडीशन देना भूल गए थे, तो इफ की कंडीशन लगा लीजिए इसके साथ। भाई ये देखिए 3 है तो 3 के आगे 3000 आ गया, तो जहां जहां 2 होगा उसके आगे 0 ही आएगा। ये देखिए जहां जहां भी 2 है वो 0 है, और 5 की रेटिंग के आगे 5000 है, 4 की रेटिंग के आगे 4 है। तो इस हिसाब से मेरा फॉर्मूला चल रहा है। एंड लास्टली फिर से यहाँ पर भी दे लेते हैं, मतलब इफ अगर ये जो वैल्यू है इक्वल टू 5 है तो उस केस के अंदर ये एक्सीडेंट माना जाएगा। अगर यही जो वैल्यू है इक्वल टू 4 होती है तो ये बंदा गुड होगा। देन यही वैल्यू अगर आपकी इक्वल टू 3 होती है तो उस केस के अंदर इसको एवरेज बोला जाएगा। लास्टली इसको पुअर बोला जाएगा। इसकी वो हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पर भी हम इफ देना भूल गए थे, हम सॉरी, इफ दे दीजिए यहाँ पर। गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए जो भी जिस बंदे का हिसाब किताब जैसा भी आ रहा है ये उसी के ही अकॉर्डिंग अपना आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पर। दिस इज ऑल, इन सबका इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है कि किस बंदे को क्या क्या अमाउंट देना है। तो अगर आप यहाँ पर सीधा सीधा फिल्टर लगा के ये जो 2 नंबर है इसको पिक करते हैं तो इन 3 बंदों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रीजन कि आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं मीट कर पाए। इवन दो आप लोगों का क्वालिटी स्कोर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो तो आप लोग निकाल ही नहीं पाए। चलिए जी, तो ये इसके अकॉर्डिंग तो आपने अपना जो एक्सेल के अकॉर्डिंग तो आपने अपना इंसेंटिव अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी चीज को हम लोगों ने वीबीए में करना है। तो वीबीए में हम लोग इस चीज को कैसे करेंगे, तो इस चीज के लिए गाइस मैं सबसे पहला अपना जो काम करूंगा, मैंने ये 3 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, इस तरीके से इनको कॉपी करके अपनी इस वाली शीट पे आऊंगा, और इस शीट पे आके जो 3 कॉलम है मेरे, इन तीनों कॉलम पे इस तरीके से आके ऑल्ट ई एस एंड देन टी, यानी कि फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से, सो दैट की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो इसके अंदर भी अप्लाई हो जाए। अब हमने गाइस इसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर भी चलना है। तो इस चीज को आप देख लेते हैं कि इस चीज को हमने किस तरीके से करना है। देखिए अब इस चीज को वीबीए के तौर पे करा जाए तो वीबीए के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आई विल गो टू डेवलपर टैब एंड देन इंसर्ट, और एक कमांड बटन यहाँ पर लेके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ उसको लाइक दिस। यू कैन चेंज द कमांड द नेम ऑफ योर कमांड बटन बाय राइट क्लिकिंग हियर। प्रॉपर्टीज में जाके कैप्शन में जाके आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया इंसेंटिव कैलकुलेशन। पॉज एंड डबल क्लिक ऑन इट। तो जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं गाइस आप इसके कोडिंग एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से हमने ऑटोमेटिकली इस चीज को, मतलब ये जो भी हमने वहां पर प्रोसीजर लगाया था उसी को ही हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक करना है। तो देखिए बाकी सारे पैरामीटर मेरे सेम ही रहेंगे, लेकिन अब यहाँ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ जो एम्प्लॉयज के नेम है, इन एम्प्लॉयज के नेम के बेसिस पर ही मुझे लाइक एक एक करके अपना डेटा उठा के लेके आना है। तो गाइस देखिए अगर मैं इस काम को एक एक करके करने लग गया तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग हियर। तो उसके लिए मैं यहाँ अंदर गया, और लूपिंग के लिए और जो भी मैं यहाँ पर ये पैरामीटर्स को लगाने वाला हूँ इसके लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। तो आई विल डिफाइन सम वेरिएबल्स हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैंने बोला डिम, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए डिम कीवर्ड का यूज करना होता है, जिसका मतलब होता है डायमेंशन, कि जो भी आप डेटा टाइप डिफाइन करने जा रहे हैं उसका डायमेंशन क्या है। तो गाइस मैंने बोला डिम WS एज वर्कशीट, सबसे पहले मैं वर्कशीट डिफाइन करूंगा। उसके बाद मैंने बोला रेंज एज रेंज, देन क्वालिटी रेंज एज रेंज, एम्प्लॉय एज रेंज। मैंने 3 रेंज लिए हैं गाइस, और एक और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। मैंने बोला डिम आई एज इंटीजर। ये मेरे कुछ वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स मैंने किस लिए लिए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं वर्कशीट की बात करूं तो गाइज मैं यहाँ पर ये जो 2 मेरी वर्कशीट्स हैं, इन वर्कशीट्स को मैं डिफाइन करना चाहूंगा। एंड सेकेंडली इसके बाद इन वर्कशीट को डिफाइन करने के बाद अपनी रेंज को डिफाइन करूंगा, एंड देन वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप एंड देन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए इस चीज के लिए सबसे पहले मैंने बोला सेट, सेट कीवर्ड का यूज होगा WSICR इक्वल टू शीट्स, जो भी आपकी शीट का नाम है। गाइज मैंने यहाँ पर ये जो शीट है इसका नाम मैंने ये दे दिया है WSICR, यानी कि अब जो मेरा VBA का कोड है जब जब भी मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा वो उसको इस शीट को समझेगा। देन मैंने बोला सेट WSRD इक्वल्स टू शीट्स रॉ डेटा। यहाँ पर थोड़ा आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि ICR क्या चीज है। तो गाइज मैंने ये इनके इनिशियल्स पकड़े हुए हैं, जैसे कि इंसेंटिव का I, C का मतलब कैलकुलेशन का C और रिपोर्ट का R। तो इसलिए इनके इनिशियल्स का नाम मैंने ICR दे दिया। रॉ डेटा का R और D मैंने ये ले लिया, तो इसको मैंने रॉ डेटा बोल दिया। अब अपनी रेंज डिफाइन कर लेते हैं गाइज। तो रेंज के लिए मैंने बोला कि सेट जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी रेंज है, तो मैंने बोला प्रोडक्टिविटी रेंज इक्वल टू WS, जो कि मेरे को अपनी रॉ डेटा वाली शीट में मिलेगी। तो मतलब रॉ डेटा वाली शीट के अंदर रेंज कौन सी रेंज है, प्रोडक्टिविटी वाली, ये DD। तो मैंने बोल दिया रेंज हो जाएगी हमारी DD पूरी। इसको पूरा कॉपी कर लीजिए सेट, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम रेंज है उसको मैं देना चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया एम्प्लॉय नेम रेंज इक्वल टू, तो यहाँ पर चल के हम फिर से रॉ डेटा वाली शीट में देखते हैं, तो CC कॉलम मेरा एम्प्लॉय का नेम है इसके अंदर, तो मैंने बोल दिया C, देन फिर से पेस्ट, और इसको भी नाम दे देते हैं जो क्वालिटी रेंज है, तो इसको बोल दीजिए क्वालिटी रेंज। और जो रॉ डेटा वाली शीट है इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो ये HH कॉलम में फॉल करता है, तो इसको मैंने बोल दिया HH कॉलम। तो गाइस ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम अपना लूप यहाँ से आगे लूप को डिफाइन करेंगे, तो मैंने बोल दिया फॉर I इक्वल्स टू टू WSICR डॉट सेल्स rows डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड SL ऑफ डॉट रो। तो इसका मतलब बता देता हूँ गाइस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मेरा लूप है वो इनिशियल पॉइंट 2 से चलेगा बिल्कुल लास्ट तक की, जहां तक कि हमारा डेटा है। अगर आपको लास्ट रो का जो मतलब कि डेफिनेशन है, या फिर आप समझना चाहते हैं कि डायनेमिक रेंज क्या होती है, या फिर लूप को डायनेमिक किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो काइंडली वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। इस चीज को मैंने वहां अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया फ्रॉम देयर। ठीक है गाइस, तो चलिए अब सम इफ को लगाते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपनी इस वाली शीट के अंदर। इस वाली शीट के अंदर आके मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरा कॉलम 2 है। तो मैंने इसको बोला कि कॉलम 2 का मतलब, अगर आप, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, जो सेल्स जो हमारा ये मेथड होता है इसका सिंटैक्स होता है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके ही अकॉर्डिंग मैं सेल्स मेथड के थ्रू यहाँ पर चलूंगा। तो मैंने इसको ये बोला कि WSICR डॉट सेल्स I, 2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए।
उसके लिए गाइस हमें यहाँ पर i,2 यानी कि हमें यहाँ पर जैसे मैंने एक्सेल में सम इफ के फॉर्मूले के थ्रू ये डेटा उठा के लेके आया था मैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। और सम इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए इसके अंदर गाइस एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन का यूज करना होता है हमें, तो मैंने बोला एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन एंड देन सम इफ। आप देखेंगे तो सम इफ यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे आप टैप करते हैं तो यहाँ पर आपका सम इफ आ गया। अब जैसे मैं इसमें पैरेंथेसिस लगाता हूँ तो ये मेरे से सबसे पहले बोलता है आर्ग्यूमेंट 1 एज रेंज, यानी कि किस रेंज की बात कर रहा है, जो कि हमने जो सम इफ का फॉर्मूला लगाया था उसका सिंटैक्स क्या था, रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। तो यानी कि ये रेंज की बात कर रहा है। और जो हमारी रेंज है गाइस वो कौन सी रेंज है, वो रेंज है हमारी एम्प्लॉय नेम रेंज, क्योंकि हमने जो डेटा उठा के लेके आना है एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पर ही लेके आना है। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय इस पर ये मतलब कि इतना लिखने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस कर देते हैं, पूरा इसको उठा लेते हैं। बाकी ये क्राइटेरिया की बात कर रहा है तो क्राइटेरिया के लिए आप इसको कॉपी कीजिए एंड कॉपी करने के बाद इसके आगे पेस्ट करके इसको 1,i,1 कर दीजिए, सो दैट कि इसको पता लगे कि जो हमारा ए कॉलम है उसके अंदर जो आई की वैल्यू यानी कि 2 है, यानी कि A2 की वैल्यू रामभद्र है, उसकी प्रोडक्टिविटी निकालनी है। एंड देन ये लास्टली आपसे पूछता है आर्ग्यूमेंट 3, यानी कि ये भी रेंज है आपकी। ये कौन सी रेंज है गाइस, ये रेंज होगी आपकी प्रोडक्टिविटी वाली रेंज। तो यहाँ पर इसको बोल दीजिए प्रोडक्टिविटी रेंज, दैट्स इट। इसके बाद आपने गाइस अगले कॉलम के ऊपर आपने निकालना है, यानी कि थर्ड कॉलम में क्वालिटी की रेंज, जो कि एवरेज इफ के थ्रू था। तो सेम वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी इस तरीके से लिख लेते हैं और इसको कर देता हूँ मैं 3 एंड देन यहाँ पर लगाइए एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन डॉट एवरेज इफ। एवरेज इफ के अंदर जो भी मेरा पैरामीटर जाएगा वो सेम ही जाएगा। मैंने बोला एम्प्लॉय की रेंज, देन ये जो ऊपर हमने लिखा था ICR1 की जो भी रेंज है ये वाली, दिस वन, एंड देन लास्ट में क्वालिटी की रेंज, क्वालिटी रेंज, इसको भी क्लोज कर दीजिए। और ये जो मैंने लूप फॉर वाला चलाया है गाइस, ये नेक्स्ट के साथ बंद होता है, तो इसको नेक्स्ट आई कर दीजिए। नेक्स्ट आई करने के बाद लेट मी जस्ट चेक कि ये जितना भी हमने अभी तक की कोड लिखा है इज इट वर्किंग और नॉट। तो इसको एक एक करके चेक करने के लिए गाइस हम लोगों को F8 की को प्रेस करना होता है। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि जो भी वैल्यू वहां उठ के आई थी एक्सेल के फॉर्मूले से, क्या वही वैल्यू यहाँ भी उठ के आ रही है नहीं। तो देखिए मैंने इसको किया F8 F8 F8, तो जैसे आप नीचे आके देखते हैं तो ये देखिए 261 है। अगर मैं यहाँ आके देखूं तो ये भी 261 है। देन आप यहाँ पर देखिए इसका क्वालिटी स्कोर कितना था 95.2, तो क्या ये 95.2 यहाँ पर भी सेम दे रहा है। तो इसको जैसे F8 करता हूँ तो ये 95.2 यहाँ पर भी आ गया। इट मीन्स कि जो फॉर्मूला आपका है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी अब हम अपनी आगे इफ की कंडीशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इफ की कंडीशन पे चलते हैं, इसको मैं रिसेट करता हूँ और आगे अपना इफ की कंडीशन लगानी स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो मैंने इसको बोला अब हमने इसके बेसिस पर चलना है, तो इसको मैंने इस तरीके से कॉपी कर लिया और कॉपी करने का मैं यहाँ पर इफ की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। मतलब इफ जो भी i,2 की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 है, लाइक जैसे शीट के अंदर है। देन एंड की कंडीशन, एंड फिर इसको आप पूरा इतना कॉपी कर लीजिए यहाँ तक की और इसको इसके अंदर रख के बोल दीजिए i कॉमा जो 3 है उसकी क्या वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% है। या इसके लिए गाइस हम ना एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। आप इसके लिए इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से बना के रखा हुआ है, तो हम इस सेल्स की रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा कॉलम। यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लगाऊं तो कॉलम हमारा है ये 14 और ये रो हो गई मेरी 11वीं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यानी कि कॉलम 14 और रो 11। तो मैंने इसको बोल दिया WSICR डॉट सेल्स 11,14 इसके बराबर
इससे ज्यादा या इसके बराबर है, फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड के साथ और इसके आगे रख लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि क्या आई कॉमा जो 3 की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू ये वाली। तो ये अगर 14 था तो ये 15वां कॉलम हो जाएगा ओ, तो इसको कर दीजिए 15। दैट्स इट। अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर देन लगेगा, तो क्या होना चाहिए गाइस, तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर जो हमारी रेटिंग है वो क्या आउट क्या आनी चाहिए 5 की। तो इसी को मैंने इस तरीके से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करके मैंने बोल दिया कि उसकी जो रेटिंग है उसको आप आई कॉमा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा कॉलम गाइस, ये कॉलम हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यानी कि आई कॉमा जो 4 की जो हमारी वैल्यू है उसके ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए 5। ठीक है। और एक छोटी सी चीज और आपको बोलता हूँ, अगर आपका कोड कुछ इस तरीके से लंबा हो जाता है, जैसे कि ये इतना लंबा कोड हो गया, तो इसको अगर आपको एक ही विंडो में दिखाना है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको जहां से भी इसको नीचे की तरफ दिखाना है तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने क्या किया इस एंड के बाद ही एक स्पेस लेना, एक अंडरस्कोर लगा के आप जैसे एंटर करते हैं तो गाइस ये वैल्यू आपकी यहाँ नीचे आ जाएगी, तो आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। इसी को सारे को मैंने इस तरीके से कॉपी किया और कॉपी करके वेरी केयरफुली यहाँ नीचे रख दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर रखने के बाद मैंने इसको बोला कि क्या आई कॉमा 2 की जो वैल्यू है इस वाले पे मूव कर रहे हैं, तो मैंने बोला क्या ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 280 है, या आई कॉमा जो 3 है उसकी वैल्यू क्या, अब ये अगर हम यहाँ की बात करें तो ये वाली जो वैल्यू है मेरी 11 से 12 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बात करें तो यहाँ पर रो मेरी 12वीं हो गई है, तो बाकी कॉलम मेरे सेम रहेंगे 14 और 15। तो मैंने बोला 12,14 की जो की वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा है, या फिर आई कॉमा जो 3 है उसकी ही वैल्यू, ये जो 12,15 है उसकी वैल्यू से कम या उसके बराबर है। ठीक है, तो उस केस के अंदर इसको क्या रेटिंग आनी चाहिए 4 की। तो इसी को दोबारा से कॉपी कर लीजिए। अच्छा गाइस, इसके अंदर ना एक पैरामीटर थोड़ा हमारा छूट गया था, ये 300 वाला, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो हमने सिर्फ 280 ही लगाया, तो 300 और लगेगा इसके अंदर। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से और एक एंड की कंडीशन और लगा देता हूँ इसके आगे इस तरीके से, सो दैट कि वो उसके साथ क्लैश ना करे। और उसके बाद यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये जो वैल्यू है क्या लेस देन 300 तो के बराबर तो नहीं है, इस तरीके से। अब ये सारा फॉर्मूला मैंने इस तरीके से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करके इसकी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ इस वाले पैरामीटर के अकॉर्डिंग कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 230 तो नहीं है, और आई कॉमा 3 की वैल्यू जो है 2 की वैल्यू ये 280 से कम तो नहीं है। और यहाँ पर सेम ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 13 और ये वैल्यू भी मेरी हो जाएगी 13। तो उस केस के अंदर इसको रेटिंग दी जाएगी 3 की। एंड देन इसी के आगे आते हैं ये लास्ट वाली वैल्यू पे, तो ये गाइस मेरी फॉल्स की कंडीशन है, तो यहाँ पर हम सीधा एल्स लिख के ये जो दो वैल्यूज मेरी निकल के आई हैं इन दोनों वैल्यूज के आगे हम लिख देते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी आई कॉमा 3 की वैल्यू, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, यानी कि ये वाली ये ऊपर की वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, सीधा ये वाली। तो इसको जो वैल्यू देगा है 2 असाइन करेगा। एंड देन एक लास्ट चीज, अभी इसके आगे भी हमारा कुछ कुछ पैरामीटर्स आगे के भी रहते हैं गाइस, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो अभी तो ये सिर्फ इसको क्या करेगा, सिर्फ रेटिंग उठा के लेके आएगा। अब इंसेंटिव अमाउंट की बात करी जाए तो इसी को कॉपी कीजिए, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कीजिए यहाँ से, इसको बोलिए 5 और इसके ऊपर जो अमाउंट आ जाएगा वो 5,000 का आ जाएगा। इसी को पेस्ट कीजिए, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कीजिए 6 और यहाँ पर लिख दीजिए एक्सीलेंट, लाइक दिस। और इसी तरीके से गाइस इनको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट किया इसके नीचे, और इसको जो वैल्यू है इसको वैल्यू असाइन कर दी 4000, इसको वैल्यू असाइन कर दिया 4000 एंड
देन यहाँ पर इसको जो रिमार्क्स दे दिया, गुड, एंड इसका यहाँ पर नीचे आते हैं, इसी वैल्यू को कॉपी किया और कॉपी करने का गाइस इसके नीचे रख के इसको बोल दिया 3000, इसको बोल दिया एवरेज, एंड लास्टली एल्स की कंडीशन में इसी को पेस्ट किया, इसकी वैल्यू भी बोल दी है, 0, एंड देन ये चला जाएगा हुआ पे। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी जो इफ की कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, 1 2 3, 3 कंडीशन मेरी है। तो यहाँ पर इसको 3 बार एंड इफ करना होगा हमें, एंड इफ एंड देन एंड इफ, एंड देन ये जो नेक्स्ट आई है आपका, ये नेक्स्ट इसके साथ चलता रहेगा। तो चलिए गाइस लेट मी चेक कि ये जो भी चीज हमने इसके अंदर लगाई है इज इट वर्किंग और नॉट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल रेक्टिफाई इट, अदरवाइज देख लेते हैं इस चीज को। तो फिर से मैं F8 की के थ्रू ही 1 बाय 1 इस चीज को देखना चाहूंगा। तो देखिए जो पहली वैल्यू है ये उसके आ गई है 261, इसकी जो रेटिंग है ये उसके आ गई है 95.2, एंड देन ये सीधा एंड इफ पे चला गया। ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस ये क्या कर रहा है, अभी इफ की जो कंडीशन है ये क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी तो हमें दे रहा है, लेकिन अभी ये इन रेटिंग्स वगैरह को नहीं दे रहा है। तो वी विल हैव टू चेक कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर ये जो हमने यहाँ पर इफ की जो कंडीशनें लगाई हुई हैं इसको अगर मैंने एक एक करके बंद किया है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोल देता हूँ एंड इफ यहीं पर ही ऊपर ही, एंड देन इसको भी एंड इफ यहीं पर ही करा लेते हैं, एंड ये वाली जो लास्ट की कंडीशन है इसके बाद एंड इफ यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या ये इस केस में काम करेगा? चलिए इसको देख लेते हैं। यस गाइस, तो इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो एज सुन एज आई विल रन दिस रिपोर्ट एप्लीकेशन डॉट, ये इसके अंदर एक वैल्यू आता है, दिस वैल्यू इज आल्सो ज्यादा, तो कम कर दीजिए। तो गाइस एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन इट, इट विल कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। ये इसने सेम उसी तरीके से आपको अपनी वैल्यू निकाल के दे दी है। तो देखिए पुअर के केस के अंदर ये 0 दे रहा है, तो सेम वही काम करके देख लेते हैं। अगर मैं इसकी रेटिंग, ओके ये मेरे को रेटिंग दे रहा है 2 और 3 की, यानी कि इसने एक्सीलेंट वाला केस अभी नहीं पिक किया है। एक्सीलेंट वाला केस हमारा इसके अंदर कौन सा था, ये इसको 2 की रेटिंग दे रहा है, और जबकि ये 2 नहीं होना चाहिए, 5000 की रेटिंग होनी चाहिए इसकी। अगर ये जो मैं जमीन की बात करूं तो ज्वाइन हमारा वहां पर, अगर आप एक्सेल की रिपोर्ट के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर ज्वाइन जो है ये 5 के रेटिंग में फॉल कर रहा है, अगर आप ध्यान देंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये इसको 2 कर है। तो वी विल हैव टू हैव अनदर लुक कि अब हमारा एक्सेल का जो कोड है VBA का, ये कहाँ पर गलती दे रहा है। तो इसको भी एक बार चेक करना होगा। तो हियर एक काम किया जा सकता है गाइस, आप सीधा सीधा यहाँ पर बोल दीजिए एल्स इफ, ये एंड इफ हटाइए, इसको भी एल्स इफ बोलिए, और लास्टली आपकी ये वैल्यू चली जाएंगी। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही इफ की कंडीशन लगनी चाहिए आई गेस। तो एक बार और इस चीज को चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू सही निकल के आ रही है नहीं। ये देखिए ये 5000 इसने दे दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है आपका। अब अगर मैं इस डेटा को मैच करना चाहूँ तो ये डेटा बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक और बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको कोई चीज मैच करनी हो तो मैचिंग के लिए आप क्या कीजिए, एक डेटा शीट और ऐड कीजिए, और यहाँ पर आप लाइक कुछ भी आप वो लगा सकते हैं, वैलिडेशन इसका नाम मैं दे देता हूँ कि वैलिडेशन किस तरीके से करनी है। तो वैलिडेशन के लिए सबसे पहले मैं अपनी इस एक्सेल वाली शीट के अंदर गया और इसके अंदर से डेटा कॉपी करके इस वैलिडेशन वाली शीट के अंदर आके इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया गाइस, इस तरीके से फॉर्मेट कर दीजिए। सो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ से एक्सेल का डेटा, ठीक है गाइस।
ये हम एक्सेल के थ्रू उठा के लेके आए थे। और इस वीबी वाली शीट पर ये इसको भी कॉपी कीजिए और यहाँ वैलिडेशन में आके यहाँ पर कहीं पर इसको पेस्ट करके इसका फॉर्मेट पेस्ट कर दीजिए सो दैट कि एक जैसे लगे दोनों। एंड नाउ इसको नाम देता हूँ मैं वीबीए। इसी को सारे को कॉपी किया, या फिर एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा के हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ देते हैं सो दैट कि ये दोनों हमारे नजर आए। और ये इसको मैंने यहाँ रख दिया। तो भाई एक काम करते हैं, अगर मैं इनको सीधा सीधा ये बोल देता हूँ कि क्या ये जो वैल्यू है इक्वल टू इस वैल्यू के है, तो ट्रू इसको देना चाहिए। तो आप जैसे देते हैं इसको ट्रू कर, तो इस फॉर्मूले को अगर आप पकड़ के हर जगह में खींच देते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर कहीं भी फॉल्स आता है तो इट मीन्स कि डेटा मैच नहीं कर रहा है। अदरवाइज मुझे तो इसके अंदर सारा ही ट्रू ही नजर आ रहा है। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर एक भी प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल आपका जो एक्सेल और वीबीए है, इसने दोनों ने ही अपना काम बिल्कुल परफेक्टली करके दिया है आपको। ये एक्सेल की शीट है। तो गाइस इस तरीके से आपके इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट होते हैं। अब इस वाली अगर मैं इसकी बात करूं, तो इस वाले के अंदर तो एक्सेल की शीट की बात करी जाए तो इसके अंदर तो क्या होता है कि फॉर्मूला तो बेशक से मेरा लगा हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला हट भी सकता है, फिर इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन अगर किसी ने कर दी तो एक्सेल के फॉर्मूले के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप अपना कोड पासवर्ड के साथ करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी इस रॉ डेटा के अंदर कोई भी नया डेटा आता है, जैसे ये तो सिर्फ जैन मंथ का डेटा था, अब आपने क्या करना है इसके अंदर सिर्फ फेब मंथ का डेटा पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर्स के बेसिस पर इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा गाइस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंसेंटिव कैलकुलेशन थ्रू एक्सेल एंड वीबीए। आई एम होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और इन केस गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं उनको भी नीचे छोड़ना मत भूलिएगा, सो दैट कि मुझे और इंस्पिरेशन मिले कि मैं कुछ अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लेके आता रहूं। अभी के लिए गाइज आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।